चलो भाई, फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं उसी में। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है, यही पढ़ा। इसी पर अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे और इसको और थोड़ा सा एलोबोरेट करेंगे। सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया था। इस बार मैग्नेट के बारे में दिया हुआ है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, ठीक है। अब क्या किया गया कि इस बार मैग्नेट को हमने जो है डिफॉर्म किया, या यूं कह लो हीट करके इसको इस फॉर्मेट में ले। इस तरह से, मतलब ये क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में हमने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। बार मैग्नेट वही है, बस हमने उसको टर्न कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो नया वाला बना, इसका न्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा अगर पुराने वाले का m है, तो इसका क्या होगा। जाहिर सी बात है m नहीं होगा, पहले समझते हैं क्यों। ये जो m था, अगर पहले मान ले कि इसका पोल स्ट्रेंथ -m और +m है, नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मान लो लेंथ l है, तो ये स्मॉल m इंटू एल था। सवाल ये है कि जब आपने टर्न किया तो पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा ना, पोल स्ट्रेंथ कहाँ जाने वाला है, तो पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी -m और +m, बट ये जो लेंथ होता है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब आपको लेंथ लेना पड़ेगा ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये वाला, और ये लेंथ अलग होगा क्योंकि ये रेडियस r है, ये r है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा दोनों पोल्स के बीच में, r√2। तो ये अब जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा अगर m डैश माने, तो स्मॉल m तो वही रहेगा पोल स्ट्रेंथ, लेकिन लेंथ की जगह आपको लेना पड़ेगा r√2। नाउ द क्वेश्चन इज कि r कैसे निकालें। तो r ऐसे निकालेंगे कि ये जो मुड़ा हुआ है इसका टोटल लेंथ कितना है, l है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो l है, l ये क्वार्टर सर्कल का सरकमफरेंस है, तो ये π/2r के बराबर होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है, 2l/5। नाउ दिस r इज, हम इस r को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया m√2 और r की जगह 2l/5। अब ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई पाई, आया। और स्मॉल m इंटू एल बचा, जिसे हम लोग कैपिटल M लिख सकते हैं कि नहीं, कैपिटल M, क्वेश्चन में तो यही ना दिया होता कैपिटल M। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया कैपिटल M के टर्म में, जो पहले वाले पोल स्ट्रेंथ से कम हो गया है, पहले वाले डाइपोल मोमेंट से कम हो गया है। चेक कर सकते हो, जैसे 2√2/पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, ये 1.4 इंटू 2 कितना होता है 2.8, और नीचे कितना आएगा 3.14। तो देख रहे हो ये लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं। तो पहले पोल स्ट्रेंथ मान लो कि 10 यूनिट था, तो अब 10 से थोड़ा कम होगा, 8 होगा, 9 होगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने मोड़ने, जो मोड़ दिया, इसको टर्न कर दिया, उससे दोनों पोल थोड़े नजदीक आ गए। तो पोल अगर नजदीक आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। नोट कर लो। अब बार मैग्नेट में एक दो छोटे छोटे जो है ना नोट, जब भी किसी बार मैग्नेट को आप ब्रेक करेंगे तो उसके डाइपोल मोमेंट पर असर आता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट ऐसे हमने लिया, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आपने यहाँ से ब्रेक किया, बीच में से कहीं से ब्रेक किया, तो याद रखना पोल स्ट्रेंथ इसका चेंज नहीं हुआ, पोल स्ट्रेंथ नहीं चेंज हुआ। पोल स्ट्रेंथ तो यहाँ कॉर्नर पे था, तो पोल स्ट्रेंथ बेसिकली
इस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, पोल के एरिया के, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ बट लेंथ तो आपका चेंज हो गया। तो मान लीजिए कि आपने 20 से काट दिया तो L/2 इधर है, L/2 इधर है। जब पहले पूरा मैग्नेट हुआ करता था तो डाइपोल मोमेंट लिखते थे स्मॉल m इंटू एल, ठीक है। अब एक पार्ट का लिखेंगे तो एक पार्ट का कितना होगा, तो पोल स्ट्रेंथ तो वही रहा लेकिन लेंथ कितना हो गया L/2, तो M/2 आ गया कि नहीं। इसका मतलब दोनों पार्ट का डाइपोल मोमेंट हाफ हाफ हो गया, M/2 M/2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है आपका, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसको हम लोगों ने ऐसे कट कर दिया, ऐसे। अगर ऐसे हम लोग कट कर देंगे तो क्या होगा कि लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसके लॉन्ग हमने कट कर दिया तो लेंथ तो चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रॉब्लम कुछ और हो गया, लेंथ वही रहा, यहाँ पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है कि m जो है पोल स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, या इसको कह सकते हैं पोल एरिया, ठीक है ना। पोल एरिया कौन सा, वो जो बार मैग्नेट में कॉर्नर में जो एरिया आता है इसके प्रोपोर्शनल होता है लगभग। ये ना असल में तो बार मैग्नेट ऐसे दिखता है, तो बार मैग्नेट में यहाँ वाला जो एरिया आ रहा है ना इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका 3D डायग्राम है और ये तो हम लोग 2D में बनाते रहते हैं। तो ये जो एरिया ना, ये एरिया जितना बड़ा एरिया होगा ये उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा। तो इसी एरिया की बात हो रही है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब कट करोगे तो मान लो कि एरिया आधा आधा हो गया, ठीक है ना, 50-50 हो गया। तो अब ये जो कट करके एक पार्ट निकलेगा यहाँ पर M/2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इधर भी वही हो जाएगा, इधर वाला पार्ट का जो टोटल -m था आधे का कितना रह जाएगा -m/2, नीचे वाले का वही। तो बीच से ऐसे कट करोगे और तब एक पार्ट निकालोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखोगे तो अब हो जाएगा M/2 इंटू एल, लेंथ पूरा वही है, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया, कैपिटल M/2 हो गया कि नहीं। तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाता है, या यूं कहें डिक्रीज हो जाता है, चाहे आप इसको परपेंडिकुलरली कट करें या ऐसे पैरेलल कट करें बीच से। पैरेलल कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ घटेगा, परपेंडिकुलरली कट करेंगे तो लेंथ ऑफ मैग्नेट डिक्रीज होगा। नोट करो। अब हम लोग आते हैं बार मैग्नेट का बेसिक तो समझ लिए, मेनली हमें डाइपोल मोमेंट समझना था। अब चैप्टर में आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरह से अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, कोई भी मैग्नेट हो, चाहे वो बार मैग्नेट या किसी भी शेप का हो, वो अपने आसपास के क्षेत्र में, आसपास के रीजन में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसमें अगर कोई दूसरा पोल इंटर करे, चाहे वो दूसरा पोल नॉर्थ हो या साउथ हो, तो उस पे वो फोर्स लगाता है, और इसी रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे चार्ज में चलते हैं, पहले इलेक्ट्रोस्टैट में आपको कहा जाता था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहते थे कि चार्ज के आसपास का ये जो इलाका है जिसे हम लोग रीजन कह रहे हैं, इस इलाके को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये उस पर फोर्स लगा देगा। एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वहां हुआ करता था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब इस चैप्टर में क्या होगा कि यहाँ चार्ज तो नहीं आएगा, क्या आएगा, पोल आएगा। तो चाहे वो कोई भी पोल ले लो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो कहीं पर भी अगर कोई पोल होगा तो वो अपने पास आसपास के इलाके में एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें दूसरा पोल अगर इंटर कर गया, ठीक है ना, अगर ये M1 है, ये M2, तो ये पोल इसको या तो रिपेल कर देगा या तो अट्रैक्ट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये दोनों पोल अपोजिट नेचर के हैं कि सेम नेचर के हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे द स्पेस या रीजन अराउंड ए पोल
इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड होता है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। एक मिनट इसको नोट करा देते हैं पहले। The physical space around a magnetic pole has a special influence due to which other pole experience a force. Okay? That special influence is called magnetic field, and that force is called magnetic force. Okay? फिजिकल स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक पोल मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल के आसपास का जो इलाका है वहां एक स्पेशल इन्फ्लुएंस होता है, उसका असर होता है। ठीक है, और कैसा असर होता है कि अगर उस इलाके में कोई दूसरा पोल आ गया, दूसरा पोल इंटर कर गया तो उस पर फोर्स लगेगा। दिस स्पेशल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नाउ दिस फील्ड इज क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या फील्ड को हम लोग मेजर करते हैं जिस टर्म में, उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं और उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बी के ऊपर ऐसे एरो लगा। तो ये तो हो गया इसका मतलब बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं कि इस बी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर आपने कोई एक पोल रखा है एम, और अगर यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस पोल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका सबूत आपको कैसे मिलेगा? ऑटोमेटिकली इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मान लो कि ये फोर्स इधर लगा, तो फोर्स जो है अगर वो एफ लगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज डिफाइंड एज बी इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ये आपको देखने में सुनने में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था फोर्स पर यूनिट चार्ज, बस उसी तरह की से है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। अब ये बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, पोल हमारा पॉजिटिव पोल होना चाहिए। पॉजिटिव पोल का मतलब नॉर्थ पोल लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप साउथ पोल लेंगे तो उस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगा। साउथ पोल बेसिकली माइनस क्यू की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अगेन डिफिनेशन लिखना चाहें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो ऐसे लिख देते हैं। The magnetic force experienced by a north pole of unit pole strength at a point due to some other poles, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट पोल निकालना है, ड्यू टू सम अदर पोल, आसपास कोई दूसरा पोल होगा तभी तो यहाँ फोर्स लग रहा है, is called strength of magnetic field at that point due to the source। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैट से बिल्कुल कॉपी किया हुआ लाइन है, बिल्कुल वही वाला सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग भी सेम, बस चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ गया और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया आपका बी का डेफिनेशन। अब बी के डेफिनेशन से उल्टा आपको ये निकलता है कि अगर आपके पास पहले से ही पता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है और वहां पर कोई भी पोल रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू एम बी लगेगा। तो अगेन ये फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट में F इक्वल टू क्यू से मैच करता है। F इक्वल टू क्यू से।
अब अगर मान लीजिए कि इस इलाके में यहाँ पर पहले से पता चल गया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पैरेलल लाइन दिखाते थे, मैग्नेटिक फील्ड में वही सेम कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइन से हमने दिखा दिया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर यहाँ पर हमने सपोज कर लो कि एक नॉर्थ पोल रखा, ठीक है, और एक साउथ पोल रखा, तो जो नॉर्थ पोल होगा ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल होगा उस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, बी के डायरेक्शन में, इधर लगेगा फोर्स, और जो साउथ पोल है इस पे फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, ऊपर फॉर्मूला में लिखा है F इक्वल टू कितना लगेगा, mb लगेगा। तो लगना तो उतना ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर m अलग अलग है, पोल स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो फोर्स भी अलग अलग होगा, ठीक है। नोट कीजिए। एक चीज और इसमें बस लिख लो, क्या कि हमने v का तो बता दिया कि डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड, यूनिट नहीं लिखा, तो यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, तो अगर आप चाहें तो इसको न्यूटन बाय एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, बट न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं। टी का मतलब टेस्ला। अगेन टेस्ला इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, जस्ट लाइक जैसे करंट का एम्पियर लिखते हो, कैपेसिटेंस को फैरेड में लिखते हो, तो फैरेड भी तो साइंटिस्ट का नाम है। तो टेस्ला इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक तो टेस्ला होता है और एक और होता है WB, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। WB का मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो 1 टेस्ला होता है, ये ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा, तो फोर्स है न्यूटन और ये है एम्पियर पर मीटर, तो ये 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होगा 1 टेस्ला। लेकिन हम लोग हर जगह अभी बी का वैल्यू हर जगह टेस्ला में लिखते चलेंगे सीधे, और डिटेल में अगेन आगे चल के जब करंट वगैरह का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तब इसका यूनिट और क्लियरली समझ में आएगा। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल मोनोपोल। मैग्नेटिक ड्यू टू मोनो या सिंगल पोल लिखते हैं। देखो, सिंगल पोल भले ही एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वजह से निकाल ही सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल पोल है, स्मॉल m, नॉर्थ पोल ले लिया, और आपसे कहा गया कि इस पोल से r डिस्टेंस पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट वाला ही फोटोकॉपी है। इस फील्ड से r डिस्टेंस पर जो b होता है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। b इज यहाँ पर ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होता है यहाँ पर। अब इस b का वैल्यू कितना होता है, तो इस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। एकदम स्लोली समझेंगे। देखो, सबसे पहले साइड में वो चार्ज याद करो। अगर स्मॉल q होता था तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे kq बाई r स्क्वायर। वो k क्या होता था एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद होता था q बाई r स्क्वायर। ध्यान से देखो, q बाई r स्क्वायर m बाई r स्क्वायर सेम चीज है। यहाँ भी 1/4 पाई, यहाँ भी 1/4 पाई।
यहाँ एक नीचे इप्सा नॉट होता था जिसे हम लोग बोलते थे परमिटिविटी, याद है, परमिटिविटी बोलते थे ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो ये भी वैक्यूम में ही है। ये परमिटिविटी टाइप का मीडियम का प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट जो है इट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब ये जो परमियाबिलिटी है ये कांस्टेंट है और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू भी 1/4 पाई इप्सा नॉट की तरह ही फिक्स है। जैसे अगर याद हो आपको तो 1/4 पाई इप्सा नॉट न्यूमेरिकल्स में हम लोग हर जगह क्या लेते थे, 9 × 10⁹ लेते थे। उसी तरीके से म्यू नॉट बाई 4 पाई जहां भी आपको न्यूमेरिकल में मिले इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, 10⁻⁻7। हाँ, यूनिट अगर कहा जाए तो देखो कैसे करेंगे। ये आपका बी है टेस्ला, ये आपका आर स्क्वायर ऊपर गया तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में फिर क्या हो जाएगा, एम पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर इंटू मीटर होता है तो 1 मीटर यहाँ से कट जाएगा। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर हमने बेसिक नॉलेज से इसका यूनिट लिख दिया। यूनिट उतना जरूरी नहीं है, ये वैल्यू ज्यादा जरूरी है कि 10⁻⁻7 होता है, बिल्कुल इसी की तरह होता है। तो ये साइड में सिर्फ इसलिए बताया ताकि समझने में आसानी हो कि फिर से इलेक्ट्रोस्टैट वाला ही सारा फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, एकदम वैसे ही याद रखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो के एम बाई आर स्क्वायर, ये के है कांस्टेंट। ठीक है, परमिएबिलिटी के बारे में जो हमने चैप्टर्स की लिस्ट लिखी थी उसमें एक नीचे में लास्ट चैप्टर लिखा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें परमिएबिलिटी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस इसको लिखेंगे कांस्टेंट के रूप में और हर जगह जहां भी आएगा कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हमने किस में लिखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस में वेक्टर फॉर्म में बोलता है कि फील्ड निकालो। तो वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही होगा जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में होगा। वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, इस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है इसका पोजीशन वेक्टर सोर्स से देख लेते हैं। सोर्स का मतलब वो पोल जिसकी वजह से यहाँ फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम सोर्स कहते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में यही सेम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो बी के ऊपर वेक्टर फॉर्म लगा देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई सेम रहेगा, एम बाई आर स्क्वायर भी सेम रहेगा। ठीक है, एम बाई आर स्क्वायर और आगे एक आ जाएगा आर कैप। अब ये आर कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, जिसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई रहने दो, ये तो कांस्टेंट है, और आर कैप को आर वेक्टर बाय आर लिखते हैं तो ये हो जाएगा नीचे में आर क्यूब और ऊपर में आ जाएगा आर वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आपको याद हो तो ये वही फॉर्मूला है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, वही है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, किसके, मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर आपका पोल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोल कौन होता है, नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा जैसे ये दिखाया है। ठीक है, और अगर आपका पोल साउथ है, नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक पोल बनाया, ठीक है, ये हमने एक पोल बना दिया, ये पोल मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए नॉर्थ पोल है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी निकालोगे तो आउटवर्ड ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर निकालोगे तो इधर आएगा, यहाँ पर निकालोगे तो इधर आएगा, यहाँ पर निकालोगे तो इधर आएगा, यहाँ निकालोगे तो इधर आएगा, हर जगह आउटवर्ड आएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पोल है, नॉर्थ पोल। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। तो ये हर जगह मैंने क्या दिखा रखा है, बी। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर नॉर्थ पोल की जगह अगर आपको मान लीजिए कि साउथ पोल मिल जाए, ठीक है, साउथ पोल इस तरीके से, तो साउथ पोल में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होता है।
तो जैसे यहाँ पे होगा तो इधर होगा ऐसे, यहाँ पे कहीं देंगे तो ऐसे होगा, हर जगह आपका इनवर्ड आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका साउथ पोल हो गया। साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर उसी की तरफ पॉइंट करता है जिस तरीके से माइनस चार्ज का नहीं करता है, माइनस क्यू का फील्ड उसी की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपका बी हो गया, नोट कर लो पूरा, कोई डाउट है तो पूछो। अभी अभी जो फॉर्मूला हमने सिंगल पोल वाला पढ़ा उस पे एग्जांपल लिख करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at 4,3 due to a pole of pole strength 200 ampere meter placed at origin. Placed at origin. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 4,3। ये जो है 4,3 ये सब मीटर में है एंड पोल स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है मतलब नॉर्थ पोल है और वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। नाउ माइंड इट, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको पॉइंट स्पेसिफिक हो, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में आपको पूछा गया है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो अगर हम एक सिंपल फोटो बना ले, हालांकि बिना फोटो भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। आपका ये जो पोल है वो ओरिजिन पर रखा है, तो इसको ऐसे करके एक डॉट करके एम दिखा देना। याद रखना पोल जो है वो स्केलर होता है, पोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर होता है, एक सिंगल पोल। जिस पॉइंट पर निकालना है 4,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो 4,3 तक ऐसी एक लाइन ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। मान लीजिए दिस इज योर 4,3, ये पॉइंट हो गया। सबसे पहला काम तो क्या होगा कि आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे भाई, सब लोग इतना तो बेसिक जानते ही होंगे, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर, 4 और 3 का। अब रही बात कि यहाँ पर फील्ड किधर होगा, तो जाहिर सी बात है फील्ड जो है पॉजिटिव पोल है तो किधर आएगा, इनवर्ड आता नहीं तो आउटवर्ड आता है, पॉजिटिव है तो ये कैसा आएगा, तो ये आउटवर्ड आएगा, ऐसा आएगा, ये होगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्मूला। तो ये होता है b इज इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। m बाई नीचे में r क्यूब था और ऊपर में r वेक्टर था, म्यू नॉट बाई 4 पाई अभी बताया कि 10 टू द पावर -7 होता है। m आपका दिया है पोल स्ट्रेंथ, यहाँ है ना 200, r क्यूब होगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब करोगे तो 25 इंटू 5 125, और वेक्टर आर आप आराम से लिख दीजिए 4i कैप प्लस 3j कैप। माइंड इट, ये जो हम लोग सवाल कर रहे हैं ये सिर्फ जेई मेन नेट या ये कह ले बोर्ड के सिलेबस में है। इनफैक्ट जेई मेन वगैरह में भी इस तरह का सवाल नीट में नहीं आता है, बोर्ड में ही पूछ सकता है तो पूछ सकता है, वो भी अब इसके बाद का डाइपोल मूवमेंट वाला पार्ट हटा दिया गया है सिलेबस से। तो ये 25 गुने 5 हो जाएगा, ये 25 गुने 8 हो जाएगा, ये हो गया 8/5 इंटू 10 टू द पावर -7, और जो भी है ये 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया, इतना टेस्ला होगा। तो दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वेक्टर पॉइंट में बोला, वेक्टर फॉर्म में हुआ। अगर यही आपका नेगेटिव पोल होता, नेगेटिव पोल होता तो यहाँ पर हम m की जगह -m लिखते, तो यही सेम चीज आता, बाहर माइनस आ जाता। माइनस आने का मतलब होता है कि ये रेड वाला एरो बाहर के बजाय अंदर होता, बस इतना ही अंतर आता। तो आज हम लोग जो है ना क्लास यहीं तक रोक रहे हैं, टाइम फिनिश हो रहा है, और कल जब आएंगे तो यहीं इसी एग्जाम्पल के बाद से हम लोग
आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, फिर मिलते हैं कल। सर